थिंक बिकॉज ये जितने लोग आपसे गले मिल रहे हैं शायद ये तब नहीं मिलेंगे जब आप उस लेवल पर नहीं होंगे। कोमल जी ने, मैं बार बार कोमल जी का नाम ले रहा हूँ क्योंकि इन्होंने पता नहीं कितने ही एक्टर्स को देखा होगा जो शायद कहाँ होंगे और लोग उनके पीछे भागते होंगे और फिर वही एक्टर बेचारा जिसको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। तो ये एक रियलिटी है, लेकिन अगर आप अपने आप को संभाल के रखेंगे, आप अपने आप कदम मजबूत रखेंगे, भाई अगर कोई एक्टर की फिल्म नहीं चलती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अपनी क्राफ्ट भूल गया है, कि वो अपनी कला भूल गया है। या अगर किसी पेंटर की पेंटिंग नहीं बिकती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पेंटिंग करना नहीं आता है। नहीं बिक रही है, आज नहीं कल बिक जाएगी, लेकिन जब बिकेगी तब भी उसे इस बात का एहसास। तो जिंदगी भर जो आपके साथ रहने वाली चीज़ है वो है आपकी क्राफ्ट, आपकी कला। जिस भी कला में आप हैं उसको मजबूत बनाकर रखिए, बाकी सक्सेस तो आती जाती रहेगी। वो तो सही बात है कि जितना ऊपर जाएंगे एक दिन नीचे तो आना ही होता है ना सबको। अच्छा, एक जगह आपने, हालांकि सब्जेक्ट हो सकता है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगे आपको, लेकिन एक जगह आपने बड़ी सच्ची सी बात कही थी क्राइम पेट्रोल के दौरान ही, कि कुछ अपब्रिंगिंग के अंदर कमी आई है हमारे समाज के अंदर। मतलब अब अपने लड़कों को परवरिश देने के अंदर हम थोड़ी सी चूक कर रहे हैं, और उसकी वजह से, उस अपब्रिंगिंग की कमी के कारण ही शायद हम उस संघर्ष को झेलने की ताकत खोते जा रहे हैं। मतलब बहुत जल्दी आवेशित हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, रिएक्टिव फोर्सेस ज़्यादा काम कर रही हैं हमारी बॉडी के अंदर, और हम रिएक्शन ज़्यादा दे जाते हैं। तो कहीं इस कारण से हम अपने निर्णय गलत ले लेकर के अपने टाइम से पहले के कुछ निर्णय ले रहे हैं। नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एपिसोड था जिसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई थी, लेकिन इन जनरल ऑल्सो सी ये बात तो हम सब कहते हैं ना कि एंगर, व्हाट इज एंगर? गुस्सा है क्या? मेरा ये मानना है कि गुस्सा जो है वो ईगो है। गुस्सा ज़्यादातर केसेस में, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर केसेस में गुस्सा जो है इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ईगो। कि अभी मैं यहाँ आया, अरे मुझे कोई बाहर रिसीव करने क्यों नहीं आया, तो ये मेरी ईगो है, मुझे इस बात का गुस्सा हो रहा है। अरे मैं यहाँ आया, मेरे लिए स्वागत इतना, तो ये हमारी ईगो है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन ये बात दुनिया के सारे इंटेलेक्चुअल, सारे पढ़े लिखे लोग, सारे साइकोलॉजिस्ट, सारे जो जिन्होंने इस सब्जेक्ट पर रिसर्च किया वो यही कहेंगे कि एंगर इज़ द मेजर इशू ऑफ एनी प्रॉब्लम, बिकॉज हम रैशनल नहीं होते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं हम हमेशा सही डिसीजन नहीं लेते हैं। इसलिए हमने पता नहीं ज़मानों से थ्योरी सुनी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो उस वक्त आप रिएक्ट ना करें। उस वक्त के लिए वो शायद 10 सेकंड या 20 सेकंड भी जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। तो मेरे ख्याल से एक ही चीज़ जो अपब्रिंगिंग के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो यंग लोग हैं या जो पेरेंट्स बन चुके हैं या जो बनने वाले हैं, यही है कि मुझे लगता है कि एक बच्चे की परवरिश पे उसकी घर के माहौल का, उसकी अपब्रिंगिंग का बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है। हम जिस तरह का माहौल, जिस तरह की आदतें उन्हें डालते जाएंगे वो लाइफ में कभी ना कभी काम आएंगी। अब मैं भी अपने बच्चों के साथ बहुत सारी ज्ञान बांटता रहता हूँ। कभी कभी वो इरिटेट भी हो जाते हैं, यार ठीक है यार अभी पिताजी बहुत ज्ञान दे रहे हैं आज। लेकिन मुझे मालूम है कि इसमें से कुछ बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं जहन में रह जाएंगी। तो मैं कभी कभी जब व्हेन आई माय चिल्ड्रन दे से करे यार ये कल भी तो आपने बताया था यार, तो फिर मैंने उनके लिए एक सूत्र निकाला हुआ है। मैंने कहा कि भैया देखो, अच्छा चलो ठीक है, लाइफ में जो भी हो एक चीज़ का ध्यान रखना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति हर चीज़ की बुरी होती है लाइफ में। जो करना है करो, अति मत करना किसी भी चीज़ की। तो वो शायद एक बैलेंस तरीका है लोगों को समझाने का, लेकिन मुझे लगता है कि अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम, क्योंकि आज का जो माहौल है, एक्सपोजर कहते हैं ना, जैसा मैंने कहा अति हर चीज़ की बुरी है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इवन द ओवर एक्सपोजर इज ऑल्सो बैड, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, देर इज ऑलवेज a plus and a minus of every invention on this earth। किसी भी इन्वेंशन का, जैसे मुझे याद है मैं एक लाइन हमेशा दोहराता था जो कि सोशल मीडिया या इंटरनेट जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी नहीं है। लोगों ने उसको ज़िंदगी बना लिया है, तो आप उसको एक हिस्से की तरह से ट्रीट करेंगे तो आप, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ और भी है ना। और
किसी भी इन्वेंशन के प्लस माइनसेस होते हैं। आज जैसे आप देखिए कि सोशल मीडिया पे अगर आप अपना कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी भी कमेंट करना चाहते हैं, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि आप जो कहना चाहते हैं उसमें से 100 में से 50 लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात समझ जाएंगे, लेकिन 50 उसका कुछ गलत मतलब निकालेंगे और बात कहीं की कहीं पहुंच जाएगी मतलब राई का पहाड़ बन जाएगा। तो आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि अपने आप को सेल्फ ट्रेन करते रहिए। गलत सही सबको पता होता है। हम जब कोई भी 2 डिसीजंस लेते हैं ना, तो हमें पता होता है कि यार ये वाला थोड़ा गलत है, ये वाला थोड़ा सही है। अब ये आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसके हिसाब से खुद जज कीजिए। आपने 2 बात बड़ी महत्वपूर्ण कही, एक तो ओवर एक्सपोजर और एक सोशल मीडिया। दोनों को जोड़ के अगर मैं एक बात कहूँ तो जितनी भी सेलेब्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्होंने ओवर एक्सपोजर के चक्कर में सोशल मीडिया पर अपने आप को लगभग सार्वजनिक कर दिया, है ना, पूरा खोल के रख दिया। उससे मुझे लगता है कि इनका क्रेज़ भी बहुत तेज़ी से गिरा है, क्योंकि अब अगर सोशल मीडिया के टाइम के अंदर, मुझे पता है अमिताभ बच्चन आज कल परसों क्या किया उन्होंने, या कोई भी एक्टर एक्ट्रेस, सलमान क्या कर रहे हैं या करीना क्या कर रही हैं, मतलब मुझे पता है, उनके बच्चों की फैमिली वगैरह वगैरह सब कुछ पता है। तो उससे मेरा क्रेज़ उस सेलेब के प्रति ही कम हो गया। अगर आज वो जयपुर के अंदर आ जाएं तो हो सकता है मैं भाग के उनको देखने ना जाऊं। मुझे पता है कि हाँ ठीक है यार, वो ऐसा दिखता है, वो उसका कॉमिक सेंस इस तरीके का है, ऑफ द स्क्रीन। तो शायद ओवर एक्सपोजर और सोशल मीडिया को उतना ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन मैं आपकी से एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। आपने चूंकि कई बार क्राफ्ट की बात करी और आप एक्टर हैं तो ये इतना पूछना वाजिब है कि वो 2 मिनट का एक सीन और एक 1.5 घंटे का एक सीन, तो एक एक्टर के लिए अपने क्राफ्ट को तैयार करने का उसका मेंटल बैलेंस और उसकी तैयारी, वो तो लगभग हम सभी जानते हैं सेम होती है, लेकिन उसके तरीके क्या हैं? क्योंकि एक उसको पता है कि मेरी 1.5 दिन की शूटिंग है बस, ठीक है, 1.5 दिन के अंदर मेरे को निपटू के निकलना है, और एक उसको पता है कि मेरी 2 महीने का एक पूरा शेड्यूल है, मेरी तारीखें। तो उसके अंदर वो किस तरीके से अपने क्राफ्ट को तैयार करता है, और उसको तैयार करने से पहले की तैयारियां क्या क्या होनी चाहिए, वो गाइडेंस के तौर पर आपको देना है। ये तो बड़ा लंबा एक एक्टिंग का सेशन हो जाएगा अगर हम इस क्राफ्ट पे बात करेंगे तो। बट एक छोटे से मतलब 2 मिनट के उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक एक्टर जो है उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है। जैसे कोई भी कलाकार हो, पेंटर है उसके पास ब्रश है, पेंट्स है, कैनवस है। एक कारपेंटर है उसके पास आरी है, हथौड़ी है, कील ठोकने का, उसको कुर्सी बनानी है, उसको टेबल बनाना है, वो अपनी क्राफ्ट जानता है। एक्टर के पास उसका इंस्ट्रूमेंट है उसका शरीर, उसकी बॉडी। अब जैसे कि कोई कलाकार क्या करना चाहता है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि अरे हर कलाकार को फिट रहना चाहिए, फिजिकली फिट दिखना चाहिए, लेकिन आपको कई कलाकार ऐसे मिलेंगे जो बेहतरीन एक्टर्स हैं लेकिन शायद मोटे भी होंगे, है ना, शायद लेकिन उनके लिए शायद हो सकता है कि वो अपने किसी तरीके की कोई एक्सरसाइज करते हों, उनकी बॉडी टेंड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने शरीर पे काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, मेरी वॉइस, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा ये इंस्ट्रूमेंट ये है, क्योंकि बॉडी न्यूट्रल कभी हो ही नहीं सकती एक एक्टर के लिए। मतलब अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं, कैमरा मेरा क्लोजअप ले रहा है और मैं कुछ देख रहा हूँ सामने, मैं ऐसे देख रहा हूँ और कैमरा ने मेरा क्लोजअप लिया, अब उसके दूसरे एंगल में अगर एक शॉट लगता है कि नदी बह रही है, मेरे एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं है, मैं देख रहा हूँ, और आपने दूसरा शॉट लगाया कि नदी बह रही है, तो लोग बोलेंगे अरे ये थॉट्स में है, सोच रहा है, कुछ सोच रहा है, हैं? और मैं फिर उसी शॉट को, मेरा शॉट सेम है लेकिन वहाँ पे नदी बह रही है, उसकी जगह आपने दिखा दिया कि 2 कुत्ते लड़ रहे हैं, तो शायद मैं कुछ और मतलब निकालूंगा उसका। तो आपकी बॉडी कभी न्यूट्रल होती नहीं है, लेकिन एक एक्टर का कंट्रोल ही यही है कि जब वो कैमरा के सामने खड़ा होता है, उसके अपनी बॉडी पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं भैया, अगर मुझे इस सीन में मुस्कुराना है तो कितना मुस्कुराना है, मैं अपने कितने मुंह खोलूंगा, लोग ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार ये एक्टर ने इस सीन में कुछ ज़्यादा लंबी स्माइल नहीं दे दी, जबकि ये सीन ऐसा है नहीं, इसको तो कम स्माइल करना चाहिए था। तो मेरा कंट्रोल अपने उस बॉडी पे होना बहुत ज़रूरी है, दैट यू नो पीपल शुड से कि नहीं यार
ये आदमी ने बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशन दिया। तो ये अपनी क्राफ्ट, जिसको हम बार बार एक्टिंग की क्राफ्ट कहते हैं, वो ये निरंतर काम करते करते ही चलती रहेगी। इट्स अ प्रैक्टिस। मतलब ये ऐसा कभी नहीं कह सकता हूँ कि मैं भाई 20 साल से काम कर रहा हूँ तो मुझे सब कुछ आता है। मुझे नहीं आता। हो सकता है मैं कल को कुछ और अच्छे एक्टर्स के साथ काम करूँ और मुझे देख के लगे कि नहीं यार, ये तो बहुत अच्छा काम करता है। सो एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप डेली बेसिस पे काम करते हुए अपने एक्टर्स के साथ, नए नए डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे मुझे आज तक याद है, मैंने एक फिल्म की थी नागेश कुकुनूर के साथ, जो बदकिस्मती से वो डब्बा बंद है, पूरी फिल्म रेडी है। उस फिल्म का नाम था ये हौसला। उसमें समीरा रेड्डी, मैं, तन्वी आज़मी, बहुत ही ऑफबीट फिल्म थी और बहुत खूबसूरत बनी थी फिल्म। वो कभी शायद रिलीज़ नहीं हो पाएगी अभी। लेकिन मेरा एक डायलॉग था जिसके अंदर मैं समीरा, आई वॉज द बैड गाय। तो मेरा एक डायलॉग था कि मुझे कुत्तों से सख्त नफरत है क्योंकि वो शोर बहुत करते हैं और मुझे शोर पसंद नहीं है। तो ये डायलॉग लिखा हुआ था। तो मैं वो समीरा रेड्डी के बाल पकड़ता हूँ और उसको डायलॉग बोलता हूँ। तो जब मैंने पहले डायलॉग बोला तो मैंने बहुत ड्रामेटिक स्टाइल में बोला था कि भाई ये मुझे कुत्ते पसंद नहीं हैं क्योंकि कुत्ते बहुत भौंकते हैं, थोड़ा ड्रामेटिक। तो मुझे नागेश ने एक बात बोली, उसने कहा कि अनूप, ये डायलॉग लिखा ही इतना ड्रामेटिक हुआ है, अगर आप और उसमें ड्रामेटिक एक्टिंग डालोगे तो ये मतलब ओवर हो जाएगा। And I realized, and then when I went back and I saw Mr. Bachchan's few films where he says कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ। आप देखिए, जब कोई मिस्टर बच्चन को कोट करता है तो वो ओवर ड्रामेटिक करके मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ, लेकिन जब आप खुद मिस्टर बच्चन को देखेंगे तो उन्होंने फिल्म में ऐसे बोला है, मैं आज भी फेंके हुए